नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की आज तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा में चुनावी रैलियां। 3 जनसभाओं के बाद भुवनेश्वर में किया रोड शो। विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की रहम मिली। 1 जून तक की अंतरिम जमानत, 2 जून को करना होगा सरेंडर। जमानत की शर्तों से फंसे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को राहत के बाद बड़ा झटका। ईडी ने दाखिल की 224 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। आरोपी के तौर पर केजरीवाल का नाम शामिल। चार्जशीट में आम आदमी पार्टी भी आरोपी। सैम पित्रोदा के बाद मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। कहा, पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए, उनके पास परमाणु बम। बयान से मचा जमकर घमासान। संदेश खाली केस में महिलाओं ने लिया यू टर्न। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ चुनाव में शिकायत। तो वहीं बीजेपी नेता गंगाधर कयाल ने कलकत्ता हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। फर्जी वीडियो बनाने का आरोप। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार की। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र के नंदुरबार, तेलंगाना के महबूब नगर में रैलियां की। इसके बाद रोड शो करने के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे और हर बार की तरह आज भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के जरिए पीएम ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, दूसरी तरफ नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। मुझे गाली देते हुए ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। साथ ही कांग्रेस को एक बार फिर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण और संविधान के संबंध में झूठ फैला रही है। धर्म आधारित आरक्षण डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मोदी जब तक जिंदा है एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण किसी धर्म को नहीं देने देगा। पीएम मोदी जिस तरह से रोज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, विपक्ष में क्यों सन्नाटा पसरा हुआ है? क्योंकि विपक्ष ने सरेंडर कर दिया है। किस आधार पर ये लोग सोचता है कि पीएम मोदी के सामने चुनौती बन पाएंगे? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 70 साल के करीब के हो चुके हैं, और दूसरे तरफ इनके युवा नेता राहुल गांधी जो 53 साल के हैं। पीएम मोदी एक दिन के अंदर महाराष्ट्र से भुवनेश्वर तक, तेलंगाना तक, यानी कि वेस्टर्न से ईस्टर्न साइड तक भ्रमण कर लेते हैं, वहां घूम लेते हैं, रोड शो, रैलियां, सब कुछ करके भी उतने ही एनर्जी के साथ लोगों को संबोधित करते हैं। और राहुल गांधी एक दिन में थक जाते हैं, घुटने में दर्द हो जाती है, बुढ़ापा तो इसे कहते हैं। ये घुटने में दर्द का शिकार हो गया और उसके बाद यहां वहां जाकर बहानेबाजी करने लगा। तबीयत खराब हो गई, लूज मोशन हो गया, 3 दिन तक फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया। ये परेशानियां इन लोगों के अंदर है, क्योंकि अब इन लोगों के लिए खत्म होने की स्थिति आ चुकी है। अब ज्यादा दिन तक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया है कि अब नहीं, बहुत हो गया। 10 सालों तक हमने सामान्य तरीके से इन लोगों के उन आधारों को उधेड़ा नहीं जो कि ये लोग 70 साल से कर रहे हैं। तो अब इतना हो गया, अब बर्दाश्त करने की क्षमता पार कर चुके हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली रहम की। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा और जेल में वापस जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के साथ जो शर्त रखी है वो केजरीवाल को मुसीबत देने वाला है। शर्तों के मुताबिक केजरीवाल कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, केस पर अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और ना ही किसी गवाह से बातचीत करेंगे। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की इतनी रहम क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगने लगा कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये हमारे खिलाफ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका नहीं थी, फिर भी जज साहब को लगा कि विपक्ष खत्म हो रहा है। जज साहब को लगा कि राहुल गांधी जो विदेशों में घूमकर
ये कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, ये दबाव सुप्रीम कोर्ट को झेलना चाहिए और उस पर अपने तरीके से इन लोगों को फायदा देने वाले फैसले देना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की ज्यादती है जो अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। और ये जो शर्तें बता रही हैं, वो शर्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रखी, बल्कि ये जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट को रखना पड़ा, क्योंकि अगर इनका बस चलता तो बेशर्त बिना शर्त के जमानत दे देते। लेकिन जो शर्त रखी है अब केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती है। अरविंद केजरीवाल के अंदर अगर थोड़ा सा भी शर्म है, शर्म नाम की चीज है, क्योंकि वो जाएगा सीएम ऑफिस के सामने से, सचिवालय के सामने से गुजरेगा और वो सचिवालय में एंट्री नहीं कर सकता। जो सिक्योरिटी गार्ड इसके आने पर सलामी ठोकते थे, आज वो इनके लिए एंट्री बैन का साइन बोर्ड लेकर रहेगा, इधर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सचिवालय के अंदर आपके एंट्री पर प्रतिबंध लगा रहेगा। वो बोर्ड लग जाएगा कि चीफ मिनिस्टर दिल्ली के जो हैं वो प्रवेश वर्जित। ये कितनी शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री जो पद के इतना लालची हो चुका है कि पद पर बना हुआ है, पोर्टफोलियो नहीं है, वो सीएम के दफ्तर में नहीं जा सकता, वो सचिवालय में नहीं जा सकता, कैबिनेट की मीटिंग नहीं ले सकता, लेकिन बेशर्मी इस स्तर पर कि वो इस्तीफा नहीं देगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट के इस रहम के बाद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए और बाहर निकल चुका है, फिर 1 जून के बाद जेल में जाएगा, उससे पहले इसे कम से कम सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, तो केजरीवाल तो तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं, पर ईडी एक ऐसा एक्शन ले चुकी है जिससे केजरीवाल की मुसीबत दोगुनी हो गई है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने 224 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउस एवेन्यू कोर्ट में दायर की है। मामले में कोर्ट 13 मई को सुनवाई करेगा। खबरों की माने तो ईडी ने चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता बनाया है। वहीं इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भ्रष्टाचार के किसी मामले में जांच कर रही एजेंसी ने किसी राष्ट्रीय पार्टी को आरोपी बनाया है। ईडी की चार्जशीट में के कविता के अलावा और भी कई लोगों के नाम शामिल होने की खबर है। ईडी की चार्जशीट से केजरीवाल की मुसीबत कैसे बढ़ गई? केजरीवाल की मुसीबत बढ़ी हुई है और अब आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ने वाली है। केजरीवाल के खिलाफ इसमें एक-एक सबूत दिए गए हैं कि क्यों अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है, मेन कॉन्स्पिरेटर है। ये सीएम ऑफिस में बैठकर ड्राफ्ट तैयार करवाया। इसके इशारे पर साउथ लॉबी को वो शराब पॉलिसी जो बनी थी उसके ड्राफ्ट भेजे गए, जो कि के कविता के व्हाट्सएप चैट के रिट्राइव करने पर मिले हैं कि केजरीवाल ने कैसे उसको पहले ही ड्राफ्ट भेज दिए थे कि लो जाओ अपने जो साउथ लॉबी के तुम्हारे पार्टनर हैं उन लोगों को दिखाओ कि देखो दिल्ली में इन्वेस्ट करोगे शराब में तो इतने प्रॉफिट होंगे, लेकिन उसमें एक शर्त रख देना कि इन लोगों को पहले हमें पैसा देना पड़ेगा जो इसे बेनिफिट होने वाला है। अब ये सारी चीजें डिटेल में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में है, लेकिन इसके बाद ईडी ने जो आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है उससे सबसे बड़ी मुसीबत तो यही होने वाली है कि जिसका जिक्र आपने किया कि राष्ट्रीय पार्टी पहली बार आरोपी बनी है। पहले तो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म, उसके बाद आम आदमी पार्टी के ऊपर एक के बाद एक एक्शन होना शुरू होगा और फिर अरविंद केजरीवाल को उसी के जो साथी दोस्त है वही गालियां देना शुरू करेंगे कि तुम्हारे चक्कर में आम आदमी पार्टी भी गई। अगर तुमने आम आदमी पार्टी की बात न कही होती कोर्ट के अंदर कि हमें तो कोई प्रॉफिट नहीं मिला, हमारे घर से पैसे नहीं मिले, हमारे अकाउंट से पैसे नहीं मिले, अगर आम आदमी पार्टी को प्रॉफिट मिला है तो उसके लिए हम किस आधार पर जिम्मेदार हैं, कन्वेनर के तौर पर या फिर सीएम के तौर पर? यह सवाल जब उठा था तो उसी समय ईडी ने तैयारी कर ली थी और अब आम आदमी पार्टी की भी मुसीबत
बढ़ने वाली है। जी, अब बात करते हैं सैम पित्रोदा के बाद कांग्रेस के एक और नेता के बयान की, जिस पर जमकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर एक विवादित बयान दिया है। मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है। अगर हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे तो वो भारत पर परमाणु हमला करने की सोच सकते हैं। अगर हम उनकी इज्जत करेंगे तो वो शांत बने रहेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें छोटा दिखाते रहेंगे तो कोई पागल आएगा और बम गिरा देगा। मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का हाथ आतंकियों और पाकिस्तान के साथ है। किस तरह का बयान दे रहे हैं मणिशंकर अय्यर? क्या कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से इतना प्रेम है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो मेन सूत्रधार है, जितने लोग रहे, अगर आजादी के बाद की बात करें तो आजादी के पहले की बात छोड़ दीजिए, वहां से जो नेहरू गांधी खानदान का इस पर कब्जा हुआ जवाहरलाल नेहरू के समय से, और उन लोगों ने जो चमचे आसपास पाले हैं, वो सबकी मानसिकता यही है कि इनको हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान से प्रेम है। पाकिस्तान हमेशा इनके लिए लाडला रहा है, तभी तो इतने समय तक पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष चलता रहा। नेहरू के समय में 1948 में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो नेहरू ताकतवर होने के बावजूद यूएन में गए मेडिएट करने के लिए कि भाई सीज फायर करवाओ। नतीजा क्या निकला? आज पाक अधिकृत कश्मीर बना हुआ है। नेहरू की बात तो छोड़ दीजिए, उसके बाद भी इनकी स्थिति ऐसी ही रही। मान लेते हैं 1965 में अगर इसी खानदान का कोई प्रधानमंत्री होता तो वो शास्त्री की तरह डिसीजन नहीं लेता। अगर पाकिस्तान ने अटैक किया कश्मीर के रास्ते तो शास्त्री ने खोल दिया फ्रंट पंजाब का, और लाहौर तक भारत की फौज जाने वाली थी। सरेंडर पाकिस्तान ने इसीलिए किया। 71 में अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही और उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, भले ही आपने पाकिस्तान को सरेंडर करवाया, लेकिन क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए जो आज करोड़ों की संख्या में है, उसकी वापसी के लिए, बांग्लादेश भेजने के लिए आपने कोई समझौता किया? ये नेहरू गांधी खानदान ही ऐसा है जो खुद और अपने चमचों को पाकिस्तान परस्ती करना सिखाया। आज जब स्थितियां बदल गई है तो इन लोगों को चिढ़ होने लगा कि हमारे जो लाडले बेटे हैं उनके साथ भारत है जो दोहरा रवैया अपना रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इन लोगों को लगने लगा कि अब डर दिखाओ, पाकिस्तान के परमाणु बम का डर दिखाओ। लेकिन इसे पता नहीं है कि पाकिस्तान का परमाणु बम का डर मोदी को नहीं दिखा सकते। इनके पास हाइड्रोजन बम है। ये ऐसे बम रखे हैं कि पाकिस्तान नजर उठा के देखने के लिए भी डरेगा, क्योंकि पिछले इतिहास बताता है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के पसीने छूट रहे थे। ये इतिहास है 10 सालों का, ये 70 सालों का नहीं है। इसलिए मणिशंकर अय्यर जैसे ये पालतू कांग्रेसी जो है वो अभी भी डर की राजनीति करने की कोशिश करते रहेंगे। जी, आज की आखिरी खबर में बात संदेशखाली मामले में आए नए सियासी मोड़ की। संदेशखाली मामले में टीएमसी नेताओं पर रेप का आरोप लगाने वाली 3 महिलाओं ने केस वापस ले लिया है। एक वीडियो में दावा किया गया कि बीजेपी के स्थानीय नेता ने कई महिलाओं से सादे कागज पर दस्तखत करवाए और बाद में टीएमसी नेताओं के खिलाफ रेप और यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाने में इन कागजों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद तृणमूल ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने की बात कही जा रही है, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। तो वहीं बीजेपी नेता गंगाधर कयाल ने आरोप लगाया कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो बनाया गया। गंगाधर ने इसके खिलाफ में हाईकोर्ट में केस दायर करने की इजाजत मांगी, जिस पर जस्टिस जॉय सेनगुप्ता के बेंच ने इजाजत भी दे दी है। कई सारी खबरें पश्चिम बंगाल से आ रही है। वाकई में क्या कुछ चल रहा है संदेशखाली केस को लेकर? देखिए, दोनों मामलों को देखिए। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जो कि अपनी बदनामी की बात वीडियो सामने आने या फिर इनके खिलाफ जो फाइट करना है उसके लिए हाई कोर्ट जाते हैं, यानी कि लीगल बैटल लड़ेंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनके सहयोगी लोग ये एक कॉन्स्पिरेसी करती हैं और उसके बाद शिकायत
चाहे एनसीडब्ल्यू की रेखा शर्मा के खिलाफ हो या भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हो, इन लोगों के खिलाफ शिकायत कहां करने जाती है? चुनाव आयोग। क्या चुनाव आयोग का काम इन्वेस्टिगेशन करना है? वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। क्या चुनाव आयोग का काम अपराध को वहां के लिए सजा दिलवाना है? चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव से संबंधित काम करती है, यह आपराधिक मामला है, इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। आपको अगर लगता है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी है तो आप सीधे हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें। आपके पास वकीलों की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है, आपके लिए तो दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खुला ही रहता है। हमेशा हाई कोर्ट से पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो आप अपने पुलिस के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं, लेकिन आप जाएंगे चुनाव आयोग, क्योंकि इस मामले में कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है। सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये ममता बनर्जी संदेश खली में जो हुआ उससे ऐसी बौखला गई है, परसेप्शन जो पश्चिम बंगाल में चेंज हुआ, परिवर्तित हुआ, उससे ऐसा इनको लगने लगा कि अब महिलाएं हमारे साथ नहीं है, चाहे किसी भी कम्युनिटी की हो, तो फिर चुनाव में तो असर होगा ही। तो इससे पहले कि दक्षिण बंगाल में आते आते चुनाव और महत्वपूर्ण हो जाए, पहले ही संदेश खली में भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्पिरेसी की बात करें। और ये अब इनका एक्सपोजर सामने आ चुका है कि ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सकती है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।